हेलो क्लास 11th। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वैद्युत चुंबकीय विकिरणों की कण प्रकृति, जो जिसे हम कहते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है ना। तो जैसे हमने मैक्सवेल का जो वेव थ्योरी पढ़ी थी, मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत था, इस तरंग सिद्धांत के द्वारा जो हमने कल पढ़ा था कि मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत था, तरंग सिद्धांत ये कहता था कि जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है ना, प्रकाश से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या जिसको वैद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, वो सतत रूप से उत्सर्जित होती रहती है। सतत यानी जिसको लगातार कहते हैं, सतत रूप से कंटिन्यूअस फॉर्म में रिलीज होते रहती है, उत्सर्जित होते रहती है। इस सिद्धांत द्वारा, यानी जो तरंग सिद्धांत था वो यही था कि जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है वो सतत रूप से उत्सर्जित होते रहते हैं, और इस सिद्धांत के द्वारा जैसे प्रकाश का व्यतिकरण है ना, व्यतिकरण है, विवर्तन है, इन घटनाओं को समझाया गया। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी जो मैक्सवेल का जो वेव थ्योरी थी, जो तरंग सिद्धांत था, उसके द्वारा नहीं समझाई गई। और वो क्या क्या घटनाएं थी उनके बारे में हम बात करते हैं। यानी कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनको समझाने में ये तरंग सिद्धांत सफल नहीं हो पाया। वो पहला जो था वो था कृष्णिका विकिरण, कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझाया। यानी जब किसी काली वस्तु को, ब्लैक बॉडी यानी जो काली वस्तु है, जब किसी काली वस्तु को गर्म किया जाता है तो उससे अनेक प्रकार की विकिरण उत्सर्जित होती हैं। अभी आगे हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। उस कृष्णिका विकिरण को ये नहीं समझा पाया। नंबर दूसरा, कुछ धातुओं के पृष्ठ पर जब प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसको हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ना। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या भी ये नहीं कर पाया। अर्थात जैसे हमारे पास कोई धातु का टुकड़ा है, इसके पृष्ठ पर यदि प्रकाश आपतित होता है, गिरता है प्रकाश, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये जो घटना होती है इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत था वो इस प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। ऐसे ही तीसरा, कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके द्वारा रेडिएशन निकाली जाती है, विकिरण उत्सर्जित की जाती है, और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसको रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस तत्वों द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की व्याख्या, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। अभी हम इन तीनों टॉपिकों को एक एक करके पढ़ेंगे। कि कृष्णिका विकिरण की व्याख्या नहीं कर पाया, यानी जब किसी काली वस्तु को गर्म किया जाता है तो उससे विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है ना, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसको भी ये नहीं शो कर पाया। ऐसे ही कुछ तत्वों द्वारा जब विकिरण उत्सर्जित की जाती हैं तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। इसलिए इन तीन टॉपिक की व्याख्या करने के लिए 1900 में, यानी सन 1900 में मैक्स प्लांक, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैक्स प्लांक। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन जो घटनाएं थी, कृष्णिका विकिरण है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, या जो रेखीय स्पेक्ट्रम है, उस रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए एक नया सिद्धांत आया, जिस सिद्धांत को हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना। इसी सिद्धांत को आगे 1905 में आइंस्टाइन द्वारा इसका और अधिक विस्तार किया गया। और इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु थे वो कुछ इस प्रकार हैं। ये पहला बिंदु जो कहता है, ये कहता है कि विकिरण ऊर्जा, जो रेडिएशन निकलती है, विकिरण ऊर्जा असतत रूप से उत्सर्जित या अवशोषित होती है, रूप से उत्सर्जित या
अवशोषित होती है। जैसे जो मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत था वो कहता था कि सतत रूप से, मैक्सवेल का सिद्धांत कहता था कि जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी वो सतत रूप से होगी, यानी लगातार उत्सर्जित होगी। ये कहता है कि सतत रूप से उत्सर्जित नहीं होती है बल्कि असतत रूप से उत्सर्जित होती है, यानी नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है ना। उसी से आगे ये कहते हैं कि इसका उत्सर्जन, जो ऊर्जा या जो रेडिएशन निकल रही है, जो विकिरण निकल रही है, इसका उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। इन बंडलों को या इन पैकेटों को क्वांटा कहते हैं, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश होगा, अगर प्रकाश उत्सर्जित जो विकिरण अगर जो उत्सर्जित हो रही है यदि वो प्रकाश विकिरण है तो इसको फोटोन नाम देते हैं। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूर्य से जो विकिरण आती है, सपोज करो ये सन है, इससे जो भी रेडिएशन आएंगी वो कंटिन्यूअस नहीं आएंगी बल्कि वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में नीचे को आती है। ठीक है ना। ये जो बंडल होते हैं, इन बंडलों को क्या नाम दिया जाता है? क्वांटा कहा जाता है। यदि प्रकाश है तो प्रकाश के लिए इसको क्वांटा न कह के क्या नाम देते हैं? फोटोन देते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा, प्रत्येक क्वांटा की या क्वांटम भी कहा जाता है, प्रत्येक क्वांटा की जो ऊर्जा है, प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के ये जो रेडिएशन निकल रही है, जो विकिरण निकल रही है, उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यानी माना हम कहते हैं कि क्वांटा की ऊर्जा E है और विकिरण की आवृत्ति न्यू है, तो ये कहता है कि E प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी उस विकिरण की जो ऊर्जा होगी, उस क्वांटा जो पैकेट आ रहे हैं, जो बंडल आ रहे हैं, उनकी जो ऊर्जा होगी वो आवृत्ति के समानुपाती होगी। ठीक है ना। अब जब हमने कहा E प्रोपोर्शनल टू न्यू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है H, E बराबर H न्यू। H को यहां पर क्योंकि प्लांक नहीं दिया था तो प्लांक नियतांक कहा जाता है, प्लांक कांस्टेंट। इसको कहा जाता है प्लांक नियतांक और इसका मान फिक्स होता है। ठीक है ना। H का जो मान होगा ये आपको याद करना पड़ेगा, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसका फिक्स वैल्यू होती है। H का मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है ना, -34 जूल सेकेंड। ठीक हो गया। अब ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इनके अपने सिद्धांत का, ये कहता है कि किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की कुल मात्रा इस क्वांटम की या इस क्वांटा की, क्वांटा कहो या क्वांटम कहो, एक अगर बंडल आ रहा है तो क्वांटा कहते हैं, बहुत सारे बंडल आ रहे हैं तो क्वांटम कहते हैं। तो इस क्वांटा की पूर्ण गुणज होती है, यानी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है ना। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे एक पूर्णांक में होगी। यानी हम कह सकते हैं E बराबर NH न्यू। N यहां पर क्या है? N बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे पूर्णांक होगा, यानी N। तो हो सकता है N यानी अगर 2H न्यू होगा तो 2 गुना, 3H न्यू होगा तो 3 गुना, ऐसे 4 गुना। ठीक है ना। तो ये हमारा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सिद्धांत आता है वह है कृष्णिका विकिरण, यानी अगला पॉइंट जो है वह है कृष्णिका विकिरण।
इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? सबसे पहले तो हम एक आइडियल ब्लैक बॉडी, एक आदर्श कृष्णिका किसे कहते हैं? एक आइडियल ब्लैक बॉडी, ये समझना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आदर्श कृष्णिका क्या होती है, ठीक है ना। एक आदर्श कृष्णिका वह होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली, जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी आवृत्तियों के विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करती है। यानी एक आइडियल ब्लैक बॉडी हम किसको कहते हैं? जो एक पूर्ण उत्सर्जक होती है या पूर्ण अवशोषक होती है, अर्थात उस पर जो भी रेडिएशन पड़ेगी, जो भी विकिरण पड़ रही है, चाहे उसकी आवृत्ति कुछ भी क्यों ना हो, उसको पूरी तरह अवशोषित कर लेती है या पूरी तरह उत्सर्जित करती है। उसको हम आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं, एक आदर्श कृष्णिका, ठीक है ना। तो आदर्श कृष्णिका क्या करती है? अपने ऊपर पड़ने वाली सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना। अब जब हम किसी काली वस्तु को गर्म करते हैं या किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं, ठीक है ना, एक तो ये होता है कि ब्लैक बॉडी पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश पड़े या किसी भी आवृत्ति की, जैसे इसकी आवृत्ति माना न्यू है, इसकी न्यू डैश है, इसकी न्यू डबल डैश है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और एक ब्लैक बॉडी है, बीबी लिख दे रहा हूं, ब्लैक बॉडी। तो ये सभी आवृत्तियों की विकिरणों को अवशोषित कर ले रही है, कर लिया ना। अब जब हम किसी आदर्श कृष्णिका को गर्म करते हैं, ये एक ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी है ना, जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो इससे विकिरण उत्सर्जित होगा। एक तो पहली कंडीशन क्या थी कि इस पर रेडिएशन गिरी, प्रकाश ऊर्जा या कोई अन्य विकिरण गिरी और इसने सारी विकिरणों को अवशोषित कर लिया, चाहे उसकी आवृत्ति कुछ भी क्यों ना हो। अब जब हम किसी काली वस्तु को या किसी आदर्श कृष्णिका को हम गर्म करते हैं तो ये विकिरणों के रूप में, ठीक है ना, तो ये विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। यानी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। जब हम किसी काली वस्तु को या किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है? रेडिएशन निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, किस रूप में? विकिरण के रूप में, ठीक है ना। अब ये मत समझना कि हम आदर्श कृष्णिका कह रहे हैं, कृष्णिका का मतलब कोई काली वस्तु ही है। कृष्णिका की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, आइडियल ब्लैक बॉडी हम कहते हैं। कृष्णिका क्या होती है? जो पूरी तरह अवशोषक भी हो और उत्सर्जक भी हो, यानी उसके ऊपर जो भी प्रकाश पड़े या जो भी विकिरण पड़े उसका पूरा अवशोषण हो जाए या वो पूरी तरह उत्सर्जक हो जाए, तो उसको हम कृष्णिका कहते हैं। जरूरी नहीं है वो काली हो। जैसे कोई लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ है ना, हम इस लोहे की छड़ है माना, ये हमारे पास एक आयरन रॉड है, आईआर लिख रहा हूं, आयरन रॉड, और इसको हम गर्म कर रहे हैं। हमने इस लोहे की छड़ को गर्म किया, ठीक है ना, तो इसका रंग बदलता रहता है। आप ये गौर करना, कभी जब किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हो तो इसका रंग बदलता है। तो सबसे पहले इसका रंग क्या होता है? हल्का लाल होता है, हल्का लाल। मैं क्रम बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। सबसे पहले हल्का लाल होता है, उसके बाद अधिक लाल हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है, ठीक है ना। और ज्यादा गर्म करोगे तो ये पीला पड़ जाता है, ठीक है ना। और जब बहुत ज्यादा गर्म कर जाते हो तो इस अंत में सफेद हो जाता है, अंत में सफेद हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ये कोई इसका उदाहरण नहीं है। जैसे सूर्य होता है, आप सूर्य को सुबह देखोगे उसका रंग अलग होगा, हल्का लाल होगा। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है, दिन में सूर्य पूरी तरह सफेद हो जाता है, आप देख भी नहीं पाते उसको, पूरा व्हाइट हो जाता है। वैसे ही आयरन रॉड के केस में भी होता है कि जब आप इसको गर्म कर रहे हो, लगातार गर्म कर रहे हैं, यानी हम क्या दे रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं ना, तो इसका रंग परिवर्तित होता है। पहले हल्का लाल, फिर थोड़ा और डार्क होता है, फिर पीला हो जाता है, अंत में क्या हो जाता है?
सफेद हो जाता है। ठीक है ना। अब इससे जो तरंग सिद्धांत है उसकी पुष्टि नहीं, तरंग सिद्धांत इसकी पुष्टि नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये ध्यान रखना, तरंग सिद्धांत क्यों नहीं करता है? क्योंकि तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तरंग सिद्धांत याद रखना, तरंग सिद्धांत क्या कहता था मैक्सवेल का, कि किसी भी वस्तु से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो सतत रूप से होती है। सतत यानी लगातार। अब लगातार का मतलब क्या है, पहले हल्का लाल होना चाहिए, फिर अधिक लाल, फिर और अधिक लाल, फिर सबसे ज्यादा लाल, यानी पीला रंग और सफेद रंग नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, है ना। हमने ऊर्जा दी, इसने क्या किया, विकिरणों का उत्सर्जन किया, और तरंग सिद्धांत कहता है कि वो सतत रूप से होता है। सतत यानी हम कहते हैं कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि पहले हल्का लाल होगा, यानी एक ही रंग मिलेगा आपको, तभी तो कंटिन्यूअस हुआ, कि लाल रंग मिला, हल्का लाल, फिर थोड़ा और अधिक लाल, फिर और अधिक लाल, फिर अंत में सबसे ज्यादा लाल हो जाएगा। यानी तरंग सिद्धांत के अनुसार लाल रंग की तीव्रता में परिवर्तन होना चाहिए, लाल रंग की तीव्रता में परिवर्तन होना चाहिए तरंग सिद्धांत के अनुसार, है ना। रंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रंग परिवर्तित हो जाएगा तो वो तरंग सिद्धांत वहां पर आपका लागू नहीं होगा, क्योंकि तरंग सिद्धांत कहता है जो विकिरण ऊर्जा जो निकलती है वो सतत रूप से हो रही है। सतत यानी एक ही रंग की तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन यहां तो रंग बदल रहा है। तो इस जो ये रंग बदलने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको प्लांक द्वारा इसको प्रूफ किया गया। इसलिए मैं अगला उसी के आगे लिख रहा हूं, प्लांक द्वारा कृष्णिका विकिरण, प्लांक द्वारा कृष्णिका विकिरण की व्याख्या। अब प्लांक ने इसकी व्याख्या की, मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत था वो व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अनुसार केवल लाल रंग की तीव्रता में परिवर्तन होना चाहिए, जबकि यहां रंग बदल जा रहा है। लाल रंग की तीव्रता में परिवर्तन होना चाहिए तरंग सिद्धांत के अनुसार, रंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां रंग में परिवर्तन हो गया, तो इसकी व्याख्या आपने कैसे करी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसकी व्याख्या की गई। अब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार व्याख्या कैसे की गई? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि E प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये तो कहता है E प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी जो ऊर्जा है वो सीधे सीधे किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति के। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जब किसी आदर्श कृष्णिका को, जैसे आयरन रॉड है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, हमने इसको गर्म किया, तो क्या होगा, इस छड़ की ऊर्जा लगातार बढ़ेगी। मैं इसको ऊर्जा को ऐसे लिख रहा हूं, E1, E2, E3, E4, यही तो होगा। हम छड़ को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो छड़ की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, यानी छड़ की ऊर्जा में परिवर्तन होगा, होगा ना। और ऊर्जा सीधे सीधे किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति की। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपकी, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, E1 प्रोपोर्शनल टू न्यू 1, ऐसे ही E2 प्रोपोर्शनल टू न्यू 2, ऐसे E3 प्रोपोर्शनल टू न्यू 3, ऐसे E4 प्रोपोर्शनल टू न्यू 4, होगा ना। अर्थात जब हम किसी कृष्णिका को गर्म करते हैं तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है, और ऊर्जा क्योंकि आवृत्ति के समानुपाती होती है, ये प्लांक का सिद्धांत कहता है। तो जब ऊर्जा बढ़ेगी तो धीरे धीरे आवृत्ति भी बढ़ेगी, और जब आवृत्ति बढ़ेगी तो भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जित होगा, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जित होगा। क्यों? क्योंकि हर प्रकाश की आवृत्ति अलग अलग होती है, प्रत्येक रंग के प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ गए होंगे। तो प्लांक ने इसकी व्याख्या करी। प्लांक ने कहा कि जो ऊर्जा है वो सतत रूप से नहीं निकलती है, बल्कि असतत रूप से उत्सर्जित होती है, नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में वो रिलीज होती है। तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के या आवृत्ति के। तो जब हम किसी छड़ को गर्म करते हैं तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, E1 से E2, E2 से E3, E3 से E4, एनर्जी चेंज हो रहा है। और जब ऊर्जा परिवर्तन होगा तो आवृत्ति भी बदल जाएगी, क्योंकि ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे पर निर्भर करते हैं प्लांक के अनुसार। तो जैसे ही ऊर्जा बदलेगी तो आवृत्ति भी परिवर्तित हो जाएगी, और आवृत्ति जब परिवर्तित होगी तो प्रकाश का रंग भी
परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश अलग अलग होता है। तो इसको आप बुक में पढ़ना, नोट्स बनाना, बहुत इजी टॉपिक है। आप आज प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ना और उसके आधार पर आदर्श कृष्णिका के जो विकिरण है उसकी व्याख्या को पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।